हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज क्लास में कंटिन्यू करेंगे अपना यूनिट नंबर 3, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे कंपटीशन एक्ट के बारे में। कंपटीशन एक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आज हम उसका सेकेंड पार्ट के अंदर चलेंगे यूनिट नंबर 3 का, जहां पे हम पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। क्लियर है? पहले एक एक्ट हुआ करता था 1986 का, अभी रिसेंटली 2019 के अंदर नया एक्ट बना है। तो हम जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। क्लियर? नाम से पता चल रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों बना है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंज्यूमर्स को अपना राइट्स हो गया, अपना ड्यूटीज हो गया, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गया, ये सब बताने के लिए, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर उनका कोई प्रॉब्लम है, ग्रीवेंसेस है, तो उसको सुनने के लिए। आज के दुनिया में जहां पे इतना ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रहा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि आए दिन देखा जाता है कंज्यूमर्स को चीट किया जाता है। तो इंडिया में कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। क्लियर है? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बेसिकली एक रूल्स रेगुलेशंस बनाया गया है, एक एक्ट बनाया गया है, जिसका ऑब्जेक्टिव है इंडिया के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन को गवर्न करना, कंज्यूमर को अपना राइट्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताना, उनका कोई भी प्रॉब्लम से, कोई भी ग्रीवियंसेस है, उसको सुनना, उसको एड्रेस करना और उनको प्रोटेक्ट करना। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। क्लियर है? अब जब भी कोई एक्ट बनता है तो उसके अंदर कुछ डेफिनेशंस होते हैं। डेफिनेशंस का मतलब है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स यूज हुए होंगे और उस वर्ड्स का क्या मीनिंग होगा अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। क्लियर है? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में यूज होने वाले कुछ बेसिक वर्ड्स का मीनिंग। क्लियर है? जो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे विच इज कॉल्ड एज द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। क्लियर है? देखना, तो छोटे छोटे डेफिनेशन से एग्जाम में डेफिनेशन क्वेश्चंस काफी आते हैं, तो अच्छे से पढ़ना, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट? देखना, सबसे पहला कंप्लेनेंट और दूसरा है कंप्लेन। कंप्लेन मतलब जो हमको असुविधा हुआ, दैट इज कॉल्ड एज कंप्लेन, और जिसको असुविधा हुआ उस पर्सन को बोलते हैं कंप्लेनेंट। राइट? आज जैसे मैं कोई सामान खरीदा और वो सामान डिफेक्टिव निकला, खराब निकला, तो मेरा क्या प्रॉब्लम है कि सामान खराब है। मेरा कंप्लेन क्या है? सामान खराब है। तो कंप्लेन क्या है? कंप्लेन इज द प्रॉब्लम, जो असुविधा हुआ, दैट इज कॉल्ड एज द कंप्लेन। और जिसको असुविधा हुआ, मुझे, मैं बोल रहा हूं कंप्लेन मैं दे रहा हूं, तो मुझे क्या बोलेंगे? मुझे बोलेंगे कंप्लेनेंट। क्लियर है? देखना, तो कंप्लेनेंट का मतलब होता है सबसे पहला, कंप्लेनेंट मीन्स अ कंज्यूमर, एनी वॉलेंट्री एसोसिएशन, कोई भी दूसरा कंज्यूमर एसोसिएशन चाहे तो वो भी कंप्लेन कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल अथॉरिटीज, वन और मोर कंज्यूमर्स मिलकर, या कंज्यूमर के परिवार वाले, लीगल हेयर है, कंज्यूमर का डेथ हो गया तो उसके फैमिली मेंबर, उसके लीगल हेयर, इनमें से कोई भी चाहे तो कंप्लेन कर सकता है। ये सब कंप्लेनेंट है। कंप्लेनेंट का मतलब है ये सब कोई चाहे तो कंप्लेन कर सकते हैं। हमको ऐसा लगता है कि खाली कंज्यूमर ही कंप्लेन कर सकता है, बट ऐसा नहीं है। कंज्यूमर तो कंप्लेन कर ही सकता है। कंज्यूमर के बदले कोई एसोसिएशन हो गया, गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल अथॉरिटीज हो गया, 2 3 4 कंज्यूमर मिलकर, या फिर कंज्यूमर के लीगल हेयर या उसका फैमिली मेंबर, अगर कंज्यूमर का डेथ हो गया है तो इनमें से कोई भी जो है कंप्लेन कर सकता है। क्लियर है? जो कंप्लेन करता है उस व्यक्ति को बोलते हैं कंप्लेनेंट। क्लियर? और जो कंप्लेन करता है उसको तो कंप्लेनेंट बोलते हैं। अब उसका क्या प्रॉब्लम है, क्या कंप्लेन है? ठीक है, जैसे मेरा कंप्लेन है डिफेक्टिव गुड्स मिला, किसी का कंप्लेन होगा ज्यादा प्राइस चार्ज कर दिया, किसी का कंप्लेन होगा कुछ और। तो हमारा जो भी कंप्लेन है, जो भी प्रॉब्लम है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज कंप्लेन। क्लियर है? ये देखना, तो कंप्लेन मींस एनी एलिगेशन इन राइटिंग, रिटन में एलिगेशन डालना किसी के भी ऊपर, बाय द कंप्लेनेंट फॉर ऑब्टेनिंग रिलीफ दैट, क्या हुआ है, कोई अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है,
या फिर गुड्स खराब निकला, सर्विसेज में कोई दिक्कत आया, प्राइसेस ज़्यादा चार्ज किया गया, या गुड्स जो था वो खराब नेचर का था, हाजरस नेचर का था और वो बताया नहीं गया। ये सब प्रॉब्लम्स हुआ है। तो जो प्रॉब्लम है, जो असुविधा हुआ है, दोज प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड एज कंप्लेन, राइट। और जिसको असुविधा हुआ है या जो कंप्लेन बता रहा है, दे आर कॉल्ड एज कंप्लेनेंट। क्लियर है ये? नेक्स्ट, कंज्यूमर। कंज्यूमर का क्या मीनिंग होता है, ध्यान से देखना। कंज्यूमर में एनी पर्सन हु बाइज गुड्स फॉर कंसिडरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिडरेशन का मतलब होता है पैसा देकर खरीदा है। अगर फ्री में सामान मिला है तो कंज्यूमर नहीं बोलेंगे। फिर कंज्यूमर होने के लिए क्या जरूरी है? कंसिडरेशन जरूरी है, पैसा देकर सामान खरीदा है, या फिर कोई सर्विस लिया है फॉर अ कंसिडरेशन। क्लियर है? तो कंज्यूमर मींस एनी पर्सन हु परचेजेस गुड्स और टेक्स एनी सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन। ये बहुत जरूरी है, फ्री में नहीं, पैसा देकर सामान खरीदे हैं भाई, फ्री में नहीं खरीदे, है ना। पैसा देने का बात हुआ है, पैसा देकर सामान खरीदे या सर्विस लिए हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर है ही। और इंक्लूड करता है किसको? एनी यूजर ऑफ द गुड्स और सर्विसेज विद द अप्रूवल ऑफ द बायर। जैसे एग्जांपल के तौर पे सोच लो, ए सामान खरीदा या ए सर्विस लिया, तो ए तो कंज्यूमर है ही। अब ए के परमिशन से अगर बी उस सामान को यूज कर रहा है तो बी भी कंज्यूमर होगा। समझ में आ रहा है? तो कंज्यूमर का मतलब सामान खरीदना जरूरी नहीं है, या तो तुम सामान खरीदे या सर्विस लिए तो कंज्यूमर हो, या फिर तुम सामान खरीदे और तुम्हारा सामान कोई और यूज कर रहा है तुम्हारे परमिशन से, तो उस व्यक्ति को भी हम कंज्यूमर बोलेंगे। क्लियर है? लेकिन एक्सक्लूड करता है, कंज्यूमर के डेफिनेशन से एक्सक्लूड करता है किसको? देखना, रीसेल। अगर तुम सामान आगे बेचने के लिए खरीदे हो या कोई कमर्शियल पर्पस के लिए खरीदे हो, कंजम्पशन के लिए नहीं खरीदे, आगे बेचने के लिए खरीदे हो, देन यू आर नॉट कॉल्ड एज अ कंज्यूमर। क्लियर है? तो एक्सक्लूड करता है कमर्शियल पर्पस या रीसेल पर्पस, राइट। एक्सेप्शन, इसमें भी एक्सेप्शन है। क्या? कमर्शियल यूज इज अलाउड। कमर्शियल यूज अलाउड है कब? अगर हम अपना डे टू डे कमाई करने के लिए, अपने जिंदगी का डे टू डे चीजों को चलाने के लिए अगर हम कमर्शियल यूज करते हैं तो भी चलेगा, मतलब तब भी तुम कंज्यूमर रहोगे। क्लियर है? तो जनरली तो ऐसे कमर्शियल यूज या रीसेल पर्पस अलाउड नहीं है, लेकिन अगर तुम कमर्शियल पर्पस करते हो, कमर्शियल यूज करते हो, किस लिए? अपने डे टू डे दिन, मतलब डे टू डे लाइफ को चलाने के लिए, है ना, तो तब कमर्शियल यूज अलाउड होगा। क्लियर है? तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये बात याद रखना, एक्सक्लूड करता है किसको? ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रीसेल या कमर्शियल यूज को। क्लियर है? अब हम बोलते हैं गुड्स डिफेक्टिव निकला। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डिफेक्ट? देखना, सॉरी, देखना, डिफेक्ट मीन्स एनी फॉल्ट, कुछ भी गलती या कुछ भी इम्परफेक्शन या कुछ भी शॉर्ट कमिंग्स इन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, में कुछ खराबी है, क्वांटिटी में कोई प्रॉब्लम है, ये गुड्स के काम करने में कुछ दिक्कत है, पोटेंसी में, प्योरिटी में प्योर नहीं है, या जो क्वालिटी का बोले थे वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं है। तो इनमें से कोई भी चीज में अगर दिक्कत है, क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड, कोई भी चीज में अगर दिक्कत है, देन हम बोलेंगे कि गुड्स क्या है? गुड्स डिफेक्टिव है। क्लियर है ये? नेक्स्ट, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है कमी। किस चीज में कमी? क्वालिटी में कोई कमी, गुड्स के नेचर में कोई कमी, या परफॉर्मेंस में कोई कमी को बोलते हैं डेफिशिएंसी। क्लियर है? तो ये जो डिफेक्ट है, डिफेक्ट मतलब खराबी, डिफेक्ट मतलब क्या? खराबी, और डेफिशिएंसी का मतलब कमी, दैट इज कॉल्ड एज डेफिशिएंसी। क्लियर? नेक्स्ट, गुड्स। गुड्स का कोई डेफिनेशन नहीं है। जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट हम पढ़े हैं ऑलरेडी, जो हमारा यूनिट नंबर 2 है, उसके अंदर जो डेफिनेशन था गुड्स का, वही डेफिनेशन यहां पर भी है। क्लियर है? नेक्स्ट, सर्विस। सर्विस में ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज आर इंक्लूडेड, जैसे कि बैंकिंग,
फाइनेंस, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम, हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन, एंटरटेनमेंट, सारा सर्विसेज इंक्लूडेड है। कोई भी सर्विस हम लेते हैं चलेगा। एक्सक्लूड करता है क्या चीज? फ्री सर्विस और दूसरा पर्सनल यूज के लिए, इसको एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है, हमेशा पूरा के पूरे चैप्टर के अंदर कंसिडरेशन होना जरूरी है। अगर कोई भी चीज हम फ्री में ले रहे हैं तो फिर उसको हम जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कवर नहीं करते। तो अगर कोई फ्री में कोई सर्विस मिल रहा है या कोई पर्सनल सर्विस है तो वो हमारे काम का नहीं है। क्लियर है, उसको यहां पे सर्विस नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर मतलब कुछ गलती, कुछ गलत कर रहा है। कौन? जो तुम्हारा दुकानदार है कुछ गलत कर रहा है कंज्यूमर के साथ, तो उसको बोलते हैं अनफेयर। क्या क्या चीज गलत कर सकता है? फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, गुड्स के बारे में मतलब कुछ भी बता रहा है जो कि गुड्स का नेचर ही नहीं है, गुड्स का ऐसा कोई फीचर नहीं है, झूठ बोल रहा है, गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है गुड्स के बारे में, एडवर्टाइजमेंट्स में मिसलीड कर रहा है, बार्गेन प्राइस फ्रॉड, फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है प्राइस में, नॉन कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स, जो भी आईएसआई मार्क है या जो भी और स्टैंडर्ड्स है उसको फॉलो नहीं कर रहा, और गुड्स को अननेसेसरी होर्डिंग कर रहा है प्राइस को बढ़ाने के लिए। होर्डिंग का मतलब होता है जबरदस्ती का स्टॉक करना सामान को बहुत ज्यादा, ताकि मार्केट में टेम्परेरी शॉर्टेज हो जाए जिसके वजह से प्राइस जो है वो इंक्रीज हो। क्लियर? ऐसा कुछ भी काम अगर करता है दुकानदार तो हम बोलेंगे दुकानदार क्या कर रहा है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। रेस्ट्रिक्टिव मतलब मना है, क्या क्या नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? मैनिपुलेट्स प्राइसेस और सप्लाई, कोई भी दुकानदार प्राइसेस को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। इम्पोजेस अनजस्टिफाइड कॉस्ट रेस्ट्रिक्शंस ऑन कंज्यूमर, कंज्यूमर के ऊपर जबरदस्ती कोई टर्म्स एंड कंडीशंस डालना, कोई रेस्ट्रिक्शंस डालना कंज्यूमर के ऊपर, या जबरदस्ती एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करना, अगर ऐसा कुछ भी करता है देन इट इज कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। क्लियर है? रेस्ट्रिक्टिव का मतलब जो चीज मना है, जो हम नहीं कर सकते, दोज आर कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्टिव। क्लियर? नेक्स्ट, प्रोडक्ट लाइबिलिटी। प्रोडक्ट लाइबिलिटी मींस हमारा क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, एज अ प्रोडक्ट सेलर या एज अ सर्विस प्रोवाइडर, हमारा क्या जिम्मेदारी है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट लाइबिलिटी। सामने वाला कुछ भी नुकसान होता है हमारे प्रोडक्ट के वजह से तो हम उसको कंपेंसेट करेंगे। कंपेंसेट करेंगे मतलब उसका जो भी नुकसान हुआ होगा उस नुकसान का भरपाई करेंगे। क्लियर? उसको बोलते हैं प्रोडक्ट लाइबिलिटी। क्लियर है? आज जैसे तुम कोई प्रोडक्ट बेचे और तुम्हारे प्रोडक्ट को यूज करके सामने वाले का कुछ नुकसान होता है, सामने वाला का 1 लाख का नुकसान हो गया, तो अब तुम्हारा जिम्मेदारी है कि तुम 1 लाख रुपया उसको दोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे प्रोडक्ट को यूज करने के वजह से उसको नुकसान पहुंचा है। क्लियर है? नेक्स्ट, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर। किसको मैन्युफैक्चरर बोलेंगे? जो प्रोडक्ट बनाता है या जो प्रोडक्ट को असेंबल करता है, बहुत सारे पार्ट्स को मिलाकर प्रोडक्ट रेडी करता है तो उसको बोलते हैं असेंबलिंग। बनाता नहीं है, खाली अपना ब्रांड का लोगो लगाता है, बनाता कोई और है लेकिन हम सिर्फ ब्रांड का लोगो लगाते हैं तो भी हमको मैन्युफैक्चरर बोलेंगे। या फिर हम पूरा प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं तो हमको मैन्युफैक्चरर बोलेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, प्रोडक्ट सेलर किसको बोलेंगे? जो सामान बेचता है नॉर्मली, है ना, देखना, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूट गुड्स, जो सामान बेचता है डिस्ट्रीब्यूट करता है, इंक्लूड करता है किसको? रिटेलर्स, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स या ऑनलाइन बेचना, ई कॉमर्स एंटिटी, इन सब को हम क्या बोलेंगे? सेलर बोलेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर, जो प्रोडक्ट के रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कोई भी प्रकार का सर्विस अगर हम देते हैं देन वी आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर। क्लियर है? So this is all about different definitions given in the Consumer Protection Act 2019। क्लियर है? डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो डेफिनेशंस यहाँ दिया हुआ है, जो वर्ड्स का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, पूरे एक्ट के अंदर जहां जहां पर भी ये वर्ड्स लिखे हुए होंगे वहां पे वो वर्ड का यही मीनिंग होगा, कोई दूसरा मीनिंग हम नहीं ले सकते। जो एक्ट के अंदर डेफिनेशंस में मीनिंग होता है वही मीनिंग पूरे के पूरे एक्ट के अंदर उन वर्ड्स का फॉलो करना पड़ता है। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट
different important definitions given in the कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। क्लियर है। बाकी मिलते हैं आगे वाले आने वाले टॉपिक्स के अंदर। काफी छोटे छोटे टॉपिक से ज्यादा बड़ा यूनिट नहीं है ये, और 2-3 वीडियो लगेगा, वो भी छोटे छोटे वीडियोस होंगे और द चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। क्लियर है। तो मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर। अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।